नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपिका और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द नोटबुक आईएएस के इस चैनल पे, जहां पर हम डेली बेसिस पे द हिंदू में निकलने वाले सारे ही जो महत्वपूर्ण न्यूज़ होती है उसको यहाँ पे विस्तार से हम कवर करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। और दोस्तों, हम यहाँ पे अपने डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले जो भी एक हम क्वेश्चन देते हैं आपको, उसका हम डिस्कशन बाद में करते हैं, हम अपने उस आर्टिकल के दौरान करते हैं। और वो क्वेश्चन हमारे जो है किसी भी प्लेसेस इन न्यूज़ से हो सकता है, इंडियन मैप से हो सकता है, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, किसी भी चीज़ से संबंधित हो सकता है, प्रीवियस और क्वेश्चन भी हो सकता है। हमारा उद्देश्य यहाँ पे ये है कि हम आपको डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते रहें, जिससे कि आपकी तैयारी, आप इस अभ्यास में बने रहें कि आप जो है धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपकी आदत बनती रहे। तो चलिए दोस्तों, इसी बात पे हम पहला नंबर ये देख लेते हैं कि आज के हमारे द हिंदू में क्या क्या महत्वपूर्ण आर्टिकल्स निकले हुए हैं, उन पे एक बारी नज़र डाल लेते हैं, फिर हम उसको विस्तार में उनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी बात पे देखते हैं कि हमारी पहली जो है आर्टिकल क्या है हमारा। रेयर गोल्डन टाइगर स्नैप्ड इन काजीरंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, ये पहले पेज पे निकला है और इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा आर्टिकल है हमारा, यूनियन गवर्नमेंट मेक्स इट क्लियर दैट आधार कार्ड नो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप बर्थ डेट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पहले ही पेज की न्यूज़ है हमारी। अगली न्यूज़ होगी हमारी, इंडिया फ्रांस डिफेंस टाइज टेक अ बिगर डीप। इसको भी हम देखेंगे दोस्तों। हमारा कल जो है 26 जनवरी थी, गणतंत्र दिवस था, उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है वो आए हुए हैं, इमैनुअल मैक्रोन। तो उसके जो है संबंध में हम यहाँ पे कुछ टाइज के बारे में बात करेंगे जो इंडिया और फ्रांस से संबंधित है, और भी थोड़ी बहुत कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। अगले आर्टिकल होगा हमारा दोस्तों, कल्चर मिनिस्ट्री टैब्लिक्स ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। यहाँ पे झांकियों के बारे में है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि हमारी झांकियों के संबंध में काफ़ी टाइम से ये न्यूज़ में रहा है, राज्यों ने लेकर के इसको कुछ जो है रोष जाहिर किया था, तो उसके संबंध में यहाँ पे इसको हम देखेंगे दोस्तों। अगला आर्टिकल है हमारा, रिस्किंग लाइफ फॉर अ लिविंग। इसके बारे में भी देखेंगे, जो जॉब के लिए लोग इजराइल में जा रहे हैं, तो ये अगला आर्टिकल हमारा उससे होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों ये भी। और फिर अगला आर्टिकल हमारा होने वाला है दोस्तों, प्रेसिडेंट्स हॉर्स डाउन बगी रिटर्न टू ड्यूटी एट आरडी परेड। हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारी प्रेसिडेंट जी है 40 साल बाद जो है उस बग्गी का इस्तेमाल किया गया है, जो कॉलोनियल एरा में बग्गी इस्तेमाल की गई थी, तो इसको हम देखेंगे दोस्तों। अगली न्यूज़ होगी हमारी, चंद्रयान हेल्प्ड मून लैंडर मेक पिन पॉइंट लैंडिंग सेज जापान। जापान के जाक्सा की तरफ से जो है उनका मून मिशन जो है वहाँ पे लैंड कर चुका है, जिसमें हमारे चंद्रयान 2 ने मदद की है, इसके बारे में हम देखेंगे दोस्तों। Alabama uses nitrogen gas to execute convict, putting US at forefront of death penalty debate. अल्बामा ने, जो कि यूएसए का एक राज्य है, वहाँ पे जो है डेथ पेनल्टी के चलते जो है नाइट्रोजन गैस देकर के मृत्यु दी गई है, एग्जीक्यूट किया गया है किसी को। तो उसको हम देखेंगे कि जो कंट्री अपने आप को बहुत इस पक्ष में लेकर के अपने आप को बहुत अलग साबित करती है, लेकिन उसने ऐसा किया, तो उसके परिप्रेक्ष्य में हम ये चीज़ों को देखेंगे दोस्तों। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है आज का। क्वेश्चन है हमारा आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट टाइगर रिजर्व। इनमें से भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है। पहला है आपका राजाजी नेशनल पार्क, बी है आपका नामदफा टाइगर रिजर्व, सी है आपका मानस टाइगर रिजर्व, डी है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, मैक्सिमम जो नेशनल पार्क है उनको भी टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है हमारी गवर्नमेंट ने, क्योंकि वहाँ पे जहाँ जहाँ पे टाइगर्स होते हैं तो उनको हमारी गवर्नमेंट ने घोषित किया है। तो इस हिसाब से हम जो है यहाँ पे हमने क्वेश्चन भी दे रखा है, जिससे आपको थोड़ा सा आप ब्रेन अपनी स्टॉर्मिंग कर सके, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सके इस हिसाब से। तो अगली ये हमारा हिंदी में देख लेते हैं। राजाजी राष्ट्रीय पार्क पहला है ऑप्शन हमारा, दूसरा है नामदफा टाइगर रिजर्व, तीसरा है मानस टाइगर रिजर्व, और चौथा है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। तो चलते हैं दोस्तों अपने पहले आर्टिकल की तरफ। तब तक आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए और बताइए कि इनमें से जो है क्या हो सकता है, कौन सा है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। हमारा आर्टिकल क्या है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल दोस्तों। रेयर गोल्डन टाइगर स्नैप्ड इन काजीरंगा। अभी अभी काजीरंगा में किसी ने वहाँ पे एक जो है, जो सफारी करवाते हैं लोग, जो गाइड होते हैं, उनमें से किसी ने जो है एक टाइगर की फ़ोटो ली है, जो कि गोल्डन टाइगर कहा जा रहा है, और बहुत ही ये रेयर पाए जाते हैं जो गोल्डन टाइगर होते हैं। तो ये हमारी न्यूज़ है, इसके बारे में हम देख लेते हैं कहाँ पे मिला है। ये हमें मिला हुआ है काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क या काजीरंगा टाइगर रिजर्व भी हम इसको बोल सकते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे देख ले रहे हैं कि जो चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ के, आपके असम के
हिमांता विश्व शर्मा, उन्होंने जो है 25 जनवरी को क्या था हमारा, 25 जनवरी को था हमारा नेशनल टूरिज्म डे था हमारा 25 जनवरी को। ये देखिए दोस्तों, कब होता है हमारा नेशनल टूरिज्म डे, 25 जनवरी को होता है। उस टाइम पे उन्होंने जो है अपने ट्विटर हैंडल पे इस बाघ की फोटो को डाला है कि ये फोटो जो है 24 जनवरी की ली हुई फोटो है, काजीरंगा नेशनल पार्क की ली हुई फोटो है। ठीक है दोस्तों, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है जो गौरव राम नारायणा, उन्होंने ये फोटो ली है, जो कि वहाँ पे जंगल सफारी करने जाते हैं लोग दोस्तों, तो वहाँ पे घूमते हैं, तो वहाँ पे इन्होंने ये फोटो ली है। तो इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि एग्जैक्ट काउंट अननोन, जो ये गोल्डन टाइगर्स हैं इनकी जो संख्या है, एग्जैक्टली इनकी कितनी संख्या है ये हमें अभी तक पता नहीं चल पाया है। 2019 में भी एक फ़ोटो आई हुई थी गोल्डन टाइगर की, जो कि उस टाइम पे कहा जा रहा था कि ये पहली फ़ोटो है। यहाँ पे देखिए ये 2019 की, ये बताया जा रहा है कि 2019 में भी एक फ़ोटो खींची गई थी, और जिन्होंने ये 2019 की फ़ोटो खींची थी उन्होंने ये क्लेम किया है कि ये वाली फ़ोटो उस वाली फ़ोटो से अलग है। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि जो गोल्डन टाइगर्स हैं वो एक से ज़्यादा हैं हमारे यहाँ पे, और कुछ रिपोर्ट्स का क्लेम है कि लगभग 4 के आसपास हमारे पास गोल्डन टाइगर्स हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूट है प्रोफेसर उमा रामकृष्णा ऑफ द नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजी साइंसेज, ये जो है उमा रामकृष्णा है, बेंगलुरु में है। ये जो है सारे जो टाइगर्स हैं उनके ऊपर रिसर्च करती हैं। तो उन्होंने क्या बताया है कि whose team studied the black और स्यूडो मेलानिस्टिक टाइगर्स, ब्लैक और स्यूडो मेलानिस्टिक टाइगर, जो ब्लैक टाइगर्स होते हैं उनको हम स्यूडो मेलानिस्टिक कहते हैं। आप स्यूडो का मतलब जानते होंगे, स्यूडो का मतलब एक तरीके का होता है छद्म, मतलब झूठा। इसको ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो टाइगर्स होते हैं, जो मेन टाइगर्स हैं, बेसिक टाइगर्स में इन्होंने बताया कि 3 तरीके के होते हैं, ब्लैक, ऑरेंज और वाइट। ठीक है दोस्तों, ब्लैक, ऑरेंज और वाइट। जो ऑरेंज कलर के टाइगर्स हैं वो आप सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कई जगहों पे है। वो आप देख लेंगे कि सुंदरवन का टाइगर रिजर्व हो गया, वहाँ पे ढेर सारे टाइगर्स आपको इस तरीके के मिल जाएंगे। बाकी हर जगह लगभग जो टाइगर्स हैं वो इसी तरीके के टाइगर है। गवर्नमेंट हमारी 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लेकर के आई थी। कब लेके आई थी? 1973 में। ठीक है दोस्तों, 1973 में हमारी गवर्नमेंट टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर लेकर के आई थी। तो यहाँ पे ये देखते हैं इन्होंने जो इंस्टीट्यूट की थी, इन्होंने बताया कि ये जो ब्लैक टाइगर होते हैं ये स्यूडो मेलानिस्टिक होते हैं, स्यूडो मेलानिस्टिक टाइगर होते हैं। और ये है क्या? ये गोल्डन टाइगर है। हमने ब्लैक टाइगर जो है, ब्लैक टाइगर कहाँ पे दिखा था? ब्लैक टाइगर दिखा था आपका उड़ीसा के सिमलीपाल में। ये टाइगर्स क्या होते हैं, इनकी जो इनब्रीडिंग हो जाती है, ये इनका रियल वैसे कलर नहीं होता, इनमें जो म्यूटेशन की वजह से, जो इनमें म्यूटेशन होता है और वेरिएशंस होते हैं, उसकी वजह से इनका कलर चेंज हो जाता है। इन्होंने क्या किया, दिस टाइगर लुक्स गोल्डन बिकॉज इट हैज़ अ म्यूटेशन और जेनेटिक वेरिएंट। इसमें म्यूटेशन, ये चेंज होकर के परिवर्तित, जो इनका ओरिजिनल कलर था उससे चेंज होकर के इनमें म्यूटेशन होकर के ये गोल्डन कलर के बने हुए हैं। ऐसे इनकी जो एक्चुअल में रियल नेचुरल जो प्रजाति होती है वो इस कलर की नहीं होती है। और इसमें कहा जब इनकी इन ब्रीडिंग होती है, जैसे मान लीजिए जहाँ पे टाइगर्स की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो वहाँ पे जो जानवर होते हैं उनके बच्चे जो होते हैं, बच्चे आपस में ही इंटरकोर्स करके जो है अगली पीढ़ी को जन्म देते हैं। तो यहाँ से जो है उनके जीन से संबंधित, डीएनए से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशंस के जो है जानवर है, वो आपस में जो इंटरकोर्स करके जो है प्रोडक्शन करते हैं, आगे रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उनसे उनके जीन और उनके डीएनए में कुछ फॉल्ट आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये उसी एक फॉल्ट का नतीजा है कि इनके जो और कलर थे वो फेड कर गए, और इनका जो है जो ऑरेंज कलर था वो भी फेड कर गया, और इनके यहाँ से जो ब्लैक कलर था वो जो है हट गया। म्यूटेशन की वजह से, इनके जीन में उत्परिवर्तन की वजह से इनका कलर हट गया, तो ये गोल्डन कलर के हो गए। इसी तरीके से जो ब्लैक टाइगर्स होते हैं, ब्लैक टाइगर्स भी जो है ओरिजिनली वो जो है ब्राउन जो उनका कलर होता है, ऑरेंज कलर जो होता है वो हट जाता है। फिर उनमें जो है बहुत ही ज़्यादा मोटी मोटी चकत्ते की तरह जो है उनके ऊपर जो लाइंस होती हैं, ये जो लाइंस होती हैं टाइगर के ऊपर, ये वाली वो एकदम से मोटी मोटी ब्लैक कलर की होती हैं, जो ब्लैक टाइगर्स होते हैं। और वो कहाँ पे है इस टाइम पे हमें मिले हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा रेयर है हमारे यहाँ पे। वो कहाँ पे? वो उड़ीसा के सिमलीपाल में। और उड़ीसा के ही सिमलीपाल में दुनिया का सबसे पहला मेलानिस्टिक टाइगर सफारी बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है दोस्तों? उड़ीसा में दुनिया का सबसे पहला मेलानिस्टिक मतलब ब्लैक टाइगर की सफारी बनाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, वो बनाई जा रही है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। ये उड़ीसा पे है। ये उड़ीसा के ईस्टर्न घाट का जो लास्ट का छोर है, वहाँ पे जो है ये
सिमलीपाल पड़ता है, मयूरभंज उसका जो है जिला है उड़ीसा का, वहाँ पे पड़ता है सिमलीपाल। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी और हम थोड़ा सा चल लेते हैं दोस्तों इनके जो है ये जो टाइगर रिजर्व्स हैं इन पे थोड़ा सा हम नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस वगैरह ऐसे बन सकते हैं कि क्या ये जो है इनके ओरिजिनल कलर्स क्या होते हैं, इनको ब्लैक को स्यूडोमेलानिस्टिक टाइगर्स क्यों कहा जाता है। स्यूडोमेलानिस्टिक टाइगर जैसा मैंने आपको बताया इनके जीन में म्यूटेशन होने की वजह से, डीएनए में थोड़ा सा चेंज होने की वजह से ये जो है इनका कलर चेंज हो जाता है, इस वजह से ये इस कलर के हो जाते हैं। इसका मतलब हमें जो है थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा खुश होने की बात हम नहीं कह सकते एक तरीके से, क्योंकि वहाँ पे इनका कलर इसी वजह से चेंज होता है जब वहाँ पे संख्या अगर बहुत ज़्यादा कम हो गई। इन ब्रीडिंग जब आपस में ही होती है, इन ब्रीडिंग बोलते हैं हम दोस्तों। इन ब्रीडिंग मतलब इन ब्रीडिंग का मतलब जब आपस में ही क्लोज जो जानवर होते हैं, मान लीजिए वो आपस में ही भाई बहन है कुछ ऐसे, तो उनमें जो है जब रिप्रोडक्शन होता है उनके साथ में आगे का, तो वहाँ पे जो है साइंस के हिसाब से, बायोलॉजी के हिसाब से उनके जीन और उनके डीएनए में कुछ जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उसकी वजह से इनके कलर वगैरह में ये चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अपने जो है अगले इसी से संबंधित काजीरंगा और हम सिमलीपाल जो है टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं दोस्तों, तो चलिए हाँ यहाँ पे अब हम सिमलीपाल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सिमलीपाल डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम सिमुल क्या है, वहाँ पे एक जो है सिमलीपाल का नाम ही जो है सिमुल से पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे एक कॉटन का पौधा पाया जाता है जहाँ से रुई वगैरह निकालते हैं लोग, उसका नाम होता है सिमुल, तो उसी के नाम से जो है ये इसका नाम पड़ा हुआ है सिमलीपाल। इट वॉज फॉर्मली डेजिग्नेटेड अ टाइगर रिजर्व इन 1956। ये 1956 में एज अ टाइगर रिजर्व इसको जो है हमने बनाया था, एंड ब्रॉट अंडर प्रोजेक्ट टाइगर इन द ईयर 1973। ये 1973 में जो है ये टाइगर प्रोजेक्ट के अंडर में हम इसको लेकर के आए थे। ठीक है दोस्तों, इट वॉज डिक्लेयर्ड क्योंकि हम 1973 में हमारा क्या चला था, प्रोजेक्ट टाइगर हम लेकर के आए थे 1973 में, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे लेकर के हम आए थे। आप देखेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था हमारा, 1972 में आया था, 1972 में आया था। उसी के बाद जस्ट हम लेकर के आए थे अपना प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों। ठीक है, इट वॉज डिक्लेयर्ड अ बायोस्फीयर रिजर्व बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जून 1994। हमारा जो सिमलीपाल जो है टाइगर रिजर्व है वो बायोस्फीयर रिजर्व उसको घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया है, ये 2009 में हमने उसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सिमलीपाल कुलडिहा हाथगढ़, सिमलीपाल कुलडिहा हाथगढ़ एलिफेंट रिजर्व भी है, उसी का पार्ट है ये दोस्तों। यहाँ पे एलिफेंट रिजर्व भी है, आप देखेंगे काजीरंगा वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा एलिफेंट वहाँ पे पाए जाते हैं। पॉपुलरली नोन एज मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, क्या इसी से ही जुड़ा हुआ है, इसी से लगा हुआ है, इसी का पार्ट है ये, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का ही समझ लो आप ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। यहाँ पे जो है एलिफेंट पाए जाते हैं, विच इंक्लूड्स 3 प्रोटेक्टेड एरियाज, 3 प्रोटेक्टेड एरियाज को जो है संरक्षित एरियाज को वो कवर करता है। सिमलीपाल हो गया, उसमें सिमलीपाल टाइगर रिजर्व हो गया, हाथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, और जो है कुलडिहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। ये 3 को जो है कवर करती है। एक है टाइगर रिजर्व हमारा जो है सिमलीपाल का, दूसरा हाथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, तीसरा आपका कुलडिहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम काजीरंगा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि काजीरंगा की क्या है। काजीरंगा हमारा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, ये है हमारे असम में। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क इन 1974। ठीक है, 1973 में हम प्रोजेक्ट टाइगर लाए, उसके जस्ट बाद ही हमने जो है नेशनल पार्क घोषित कर दिया काजीरंगा को। और इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो पहला हमारा टाइगर रिजर्व बनाया गया वो हमारा बनाया गया था जिम कॉर्बेट को, जो कि कहाँ पे है, ये हमारा उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट को हमने क्या बनाया था दोस्तों, जिम कॉर्बेट को हमने बनाया था, जिम कॉर्बेट को ही हमने जो है बनाया था क्या, पहला टाइगर रिजर्व। और जिम कॉर्बेट ही हमारा सबसे पहला नेशनल पार्क है। 1936 में इसको पहले नेशनल पार्क बनाया गया था। इसका तब कुछ और नाम हुआ करता था, कुछ हेले, आई डोंट नो, मैं उस चीज़ को अभी थोड़ा सा मिस कर रही हूँ, मैं बाद में आपको बता दूंगी उसको। जिम कॉर्बेट रिजर्व को नेशनल पार्क, सबसे पहला नेशनल पार्क इंडिया का हमारा कौन सा है, जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में है और 1936 में बनाया गया था। और बाद में इसको हमने जो है पहला टाइगर रिजर्व भी जो है 1973 में जब हम प्रोजेक्ट टाइगर लेकर के आए तो यहीं से हमने शुरुआत करी थी उसकी। और यहीं पर ही आपका उत्तराखंड में ही पड़ता है राजाजी नेशनल पार्क भी। क्या पड़ता है आपका, राजाजी नेशनल पार्क।
राजाजी नेशनल पार्क, आपको बताना है राजाजी नेशनल पार्क। आपको बताना है दोस्तों इस जो है पार्क का नाम राजाजी क्यों रखा गया, ठीक है। ये आपको यहाँ सर्च करके बताना है कि राजाजी नाम हमने इसका क्यों रखा इस नेशनल पार्क का। ये भी कहाँ पे है आपका, उत्तराखंड में है, ठीक है दोस्तों। तो हम काजीरंगा के बारे में बात कर रहे थे कि काजीरंगा जो है 1974 में एज अ नेशनल पार्क बनाया गया। इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ टाइगर रिजर्व सिंस 2007 से ये टाइगर रिजर्व के रूप में जो है इसको जो है घोषित कर दिया है हमने, हमारी गवर्नमेंट ने कर दिया है। इट वॉज डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में आता है। 1985 में जो है यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर में शामिल किया हुआ है हमारे काजीरंगा नेशनल पार्क को। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ये बर्ड एरिया भी है दोस्तों, ये वन हॉर्न राइनो का दुनिया का सबसे बड़ा पार्क भी है। ये जो है दोस्तों एलिफेंट्स के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्क है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में। इट इज़ द होम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वन हॉर्न राइनो। सबसे ज़्यादा वन हॉर्न राइनो कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे काजीरंगा में पाए जाते हैं पूरी दुनिया के, ठीक है दोस्तों। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी वहीं पे पाया जाता है। हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वन हॉर्न राइनोज इन द वर्ल्ड एंड सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ राइनोज इन आसाम आफ्टर काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों। जो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वन हॉर्न राइनो। यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा डेंसिटी क्या है, घनत्व, वन हॉर्न राइनो का सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पे है, ये पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। लेकिन इन द वर्ल्ड एंड सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ राइनोज, और संख्या में बात करें हम, घनत्व के बारे में ये पहले नंबर पे है और संख्या के मामले में ये दूसरे नंबर पे आता है। काजीरंगा हमारा पहले नंबर पे आता है संख्या के मामले में। आप समझ रहे होंगे मैं घनत्व और संख्या की बात कर रही हूँ कि मतलब इस एरिया में मतलब कि 1 किलोमीटर की रेंज में जो है कितने राइनोज रह रहे हैं, उसको हम जो है एज अ घनत्व मानेंगे, एज अ डेंसिटी मानेंगे कि इतने से एरिया में कितनी पॉपुलेशन है। और जो है संख्या हम पूरी काउंट करके देखेंगे पूरे एरिया में कितनी संख्या रह रही है। तो जाहिर सी बात है अगर ये काजीरंगा बड़ा होगा तो यहाँ इसमें जो है ज़्यादा राइनोज होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका जो है मैंने बता दिया। मच ऑफ द फोकस ऑफ कंजर्वेशन, काजीरंगा में सबसे ज़्यादा हम 4 स्पीसीज पे, 4 प्रजातियों पे फोकस करते हैं। वो 4 प्रजातियां कौन कौन सी है काजीरंगा में? राइनो आपका हो गया, गैंडे जो है, एक सींग वाले गैंडे वो मैंने आपको बता दिया। टाइगर एलिफेंट हो गया आपका, हाथी हो गया, रॉयल बंगाल टाइगर जो बंगाल टाइगर है वो हो गया, वहाँ पे उसको भी जो है हम उसके ऊपर भी फोकस करते हैं। एशियाटिक वाटर बफेलो जो पानी वाले भैंसे होते हैं, जो एशियाई पानी वाले भैंसे होते हैं वो भी वहाँ पे काजीरंगा में, उसके लिए भी हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आपको ये 4 की 4 स्पीसीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि ये काजीरंगा में 4 स्पीसीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट जिन पे जो है बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहती है, ठीक है दोस्तों। और आप लोगों को जा करके ये पता लगाना है दोस्तों कि इन सारी जो स्पीसीज़ मैंने आपको बताई, एशियाटिक वाटर बफेलो, रॉयल बंगाल टाइगर एंड एलिफेंट एंड राइनो, इनकी जो है IUCN स्टेटस क्या है, ठीक है दोस्तों। इनका IUCN स्टेटस आपको जाके पता करना है। ये देखिए, ये हमारे पास 54 टाइगर रिजर्व है इस टाइम पे। ये सारे के सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो असम की बात हो रही है, असम के सारे ये है काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, साथ में ये है, ठीक है। ये है असम का, सॉरी दोस्तों, असम का। दूसरा आपका ये मानस रहा, तीसरा आपका ये ओरांग रहा, और चौथा आपका ये नामेरी रहा, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपका नामेरी, यहाँ पे ये नामेरी, ये काजीरंगा हो गया आपका, ये ओरांग हो गया टाइगर रिजर्व, ये मानस टाइगर रिजर्व हो गया। ये सारे कहाँ पे हैं आपके? ये सारे आपके हैं आसाम में, ठीक है दोस्तों। आप जो है ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं हमारे हमसे कि आप जो है जो टाइगर रिजर्व्स है आसाम के, उनको ईस्ट टू वेस्ट जो है क्रम में निर्धारित करके हमें बताओ कि कौन सा पहले ईस्ट में पड़ेगा, उसके बाद जो है वेस्ट में जो है पश्चिम में कौन सा सबसे लास्ट में पड़ेगा। तो ऐसे करके आप इनको देख लेंगे तो पहले नंबर पे कौन पड़ रहा है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। जैसा ये मैंने आपको बताया था, ये राजाजी नेशनल पार्क, ये भी टाइगर रिजर्व है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व है। पीलीभीत भी जो है
पीलीभीत कहाँ पड़ेगा आपका, ये उत्तर प्रदेश में पड़ जाएगा। दुधवा कहाँ पड़ेगा आपका, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ जाएगा। बाकी ये दोनों कहाँ पे पड़ रहे हैं आपके, उत्तराखंड में पड़ रहे हैं। वाल्मीकि कहाँ का है, ये एक ही टाइगर रिजर्व है, वो कहाँ पे है, ये है आपका बिहार में। बिहार में सिर्फ एक टाइगर रिजर्व है दोस्तों, ठीक है, वो है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। इस तरीके से आप सारे के सारे एक बार इसको देख लीजिएगा। दूसरा ये देखिए आपका ये है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, और जो उड़ीसा में है वहां पे दो है, सतकोशिया और सिमलीपाल, ठीक है। तो आप इनके क्रम को भी देख लेंगे तो ये भी आप एक बारी, हमें ऐसा लगता है जब न्यूज़पेपर वगैरह आर्टिकल वगैरह कुछ पढ़ रहे होते हैं हमें लगता है कि इसमें क्या ही इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन जब वो एग्जाम में एकदम से हेडिंग से ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो भी हम गलत करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इतने ध्यान से हमने उसको पढ़ा नहीं होता है। नॉर्मल सी चीज़ें, पिछली बार का ही जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था आप देखेंगे कि हेडिंग से क्वेश्चन उठा के पूछा, लेकिन बच्चों ने जो है न्यूज़पेपर को सही से रीड नहीं किया था, इस वजह से वहाँ पे वो आंसर देने में उन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी। नहीं तो जो वर्ल्ड मैप से क्वेश्चंस थे, यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था लगातार, वो जो है बार बार जो है न्यूज़ में ऐसे ही बड़े बड़े उसमें करके मैप्स में आ जाता था कि यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे ये, यहाँ पे, वहीं से क्वेश्चंस उठा करके एग्जाम में पूछ लिए गए थे और बच्चे उसमें भी जो है गलती करके आए, क्योंकि हमने जो है उसको ध्यान से देखा नहीं। हम जो है हमें लगता है कि यार ये तो रोज़ ही चलता रहता है, हमने इस पर तो हमें क्या ही ज़रूरत है इसको देखने की, ये जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा है, और लेकिन वही चीज़ें वो बाद में उठा के क्वेश्चन में दे देते हैं तो हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। ये आप देखेंगे पीसीएस में, यूपीएससी में कहीं ना कहीं टाइगर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलते ही रहेंगे कंटिन्यूअसली, क्योंकि ये जो है काफ़ी हॉट एंड हैपनिंग न्यूज़ हो जाती है हमारी, तो इस वजह से ये आपको साउथ वाले भी आप देख लीजिएगा सारे के सारे। चलिए दोस्तों, जो हमने हमारा था इंपॉर्टेंट हमने वो अभी आपको दिखा दिया है, तो चलते हैं हम अपने अगले न्यूज़ की तरफ। गवर्नमेंट ने क्या कह दिया है, यूनियन गवर्नमेंट ने क्या कह दिया कि यूनियन गवर्नमेंट मेक्स इट क्लियर दैट आधार कार्ड नंबर प्रूफ ऑफ आधार कार्ड नो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप बर्थ डेट। अभी तक जो हम सोचते थे कि हम कहीं पे भी आधार कार्ड लगा देंगे उससे हमारा काम हो जाएगा, हम सिर्फ एक आधार कार्ड लेके चलेंगे साथ में तो उससे हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी गवर्नमेंट ने क्या कह दिया है कि ये कोई भी प्रूफ नहीं है हमारे जो है बर्थ डेट का और हमारे सिटीजनशिप का। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप ये नहीं कह सकते कि आप इंडिया के सिटीजन हो, आप वो प्रूफ दिखा नहीं सकते। अगर आपको कोई पूछता है कि आप इंडिया के सिटीजन हो कि नहीं हो, आप दिखाओ, तो आप ये इस बेस पे नहीं कह सकते कि मेरे पास आधार कार्ड है ये देख लो और मैं जो है यहाँ का सिटीजन हो जाता हूँ, क्योंकि इसकी वजह गवर्नमेंट ने क्या दी कि 180 दिन के लिए कोई बाहर का भी आकर के विदेशी भी इंडिया में रह जाता है तो उसको भी हम आधार कार्ड प्रोवाइड करवा देते हैं। तो इससे जो है ये साबित नहीं हो जाता है कि फिर तो हम उसको भी जो है इंडिया का ही सिटीजन मान ले, तो इससे सिटीजनशिप साबित नहीं होती है। लेकिन दोस्तों दिक्कत ये है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो है आधार कार्ड को लेकर के अलग अलग उनके मत रहे हैं। कोई मिनिस्ट्री आधार कार्ड को ही अपना डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट दे देती है कि हाँ इसी को हम जो है डेट ऑफ बर्थ मानेंगे, आपके आधार कार्ड से उसी को हम प्रूफ मानेंगे। जैसे यहाँ पे इस जो है आर्टिकल में दिया हुआ है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो जो है दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो जो है क्या मानता है, एक्सप्लिसिटली एक्सेप्ट आधार एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ फॉर एनरोलिंग पीपल टू वोट। लोगों को वोट करने के लिए वो खुले तौर पर आधार को उनका जन्म का सर्टिफिकेट मानता है, जन्म का प्रूफ मानता है, उसी की बेस पे जो है वोट देने का राइट दे देता है वो लोगों को। लेकिन गवर्नमेंट ने यही कहा कि हम यहाँ पे देखिए, Aadhaar card has never been proof of citizenship as foreign nationals are also eligible to obtain one of they have been living in India for 180 days। अगर वो 180 दिन रह जाते हैं, मतलब कि 6 महीने के अप्रॉक्स अगर वो रह जाते हैं इंडिया में, तो वो भी आधार कार्ड जो है बनवा सकते हैं यहाँ पे। इससे समस्या यही है कि फिर हम इसको जो है बर्थ का जो है और सिटीजनशिप का प्रूफ कैसे मान सकते हैं। और वहीं पे जो ईपीएफओ है हमारा, जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है, ईपीएफओ क्या करता है दोस्तों, ये जो है पूरी की पूरी जो पेंशन वगैरह जो सैलरीड लोग होते हैं जब वो रिटायर होते हैं गवर्नमेंट में, और फिर उनको जो है पेंशन वगैरह बनाने का काम किसका होता है, ये हमारा सारा का सारा ईपीएफओ ही करती है। उन्हीं के फंड को जो है मैनेज करती है और फिर बाद में पेंशन वगैरह का सिस्टम देखती है ये, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे द ईपीएफओ इशूड अ सर्कुलर ऑन January 16 डिलीटिंग आधार फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेबल एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। जो ईपीएफओ में डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ उसने जो है आधार को रख रखा था, वो जो है उन्होंने 16 जनवरी को वहां से डिलीट कर दिया अपने ऑफिशियल साइट से कि अब जो है आधार को हम एज अ डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं मानेंगे।
और आधार को जो है इशू कौन करती है, कौन सी एजेंसी, और आधार को मैनेज करने का काम कौन करती है, ये UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यही UADAI ही जो है इशू करती है हमारा सारा का सारा ये आधार से रिलेटेड चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो आगे से आप लोग थोड़ा सतर्क रहिएगा, कहीं पे आप ऐसे जाइए कि हाँ अब हमें सिटीजनशिप की चीज़ों को दिखाना है या डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना है, तो आगे से इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब इसको जो है हम नहीं मानेंगे एज अ डेट ऑफ बर्थ और सिटीजनशिप का प्रूफ। तो आप इस बात को ध्यान रखिए और कहीं जाने से पहले ध्यान से। और ये जो हमारा होता है ये 12 डिजिट का होता है। कितने नंबर्स होते हैं अब तो सबको याद ही हो गया होगा, था जब नया नया आया था तो इस पे क्वेश्चन तक बना दिया गया था कि कितने डिजिट का जो है नंबर्स आते हैं इसमें, लेकिन अभी तो सब किसी को याद होगा कि ये 12 डिजिट का होता है हमारा आधार ID। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी की सारी जो न्यूज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। और एक यहाँ पे है 2018 मेमोरेंडम, दिस इनवैलिडिटी ऑफ आधार फॉर यूज इन डिटरमाइनिंग द डेट ऑफ बर्थ एंड सिटीजनशिप हैज़ बीन द केस फॉर ईयर्स। काफ़ी टाइम से इस चीज़ को लेकर के वो चल रहा था। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लैरिफाइड इन 2018 मेमोरेंडम दैट आधार इज पर से नॉट अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ये 2018 में ही मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन्होंने जो है इसको पहले ही 2018 में ही नकार दिया था आधार को एज अ प्रूफ मानने से डेट ऑफ बर्थ का। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं हम अब आगे। ये जो मेन न्यूज़ थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, आप इस चीज़ को अपने ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला आर्टिकल क्या है, आप कई दिनों से देख रहे हैं कि आए हुए थे इमैनुअल मैक्रोन, आए हुए थे इंडिया में हमारे रिपब्लिक डे परेड पे। और यहाँ पे जाहिर सी बात है, अगर उनको बुलाया गया है तो कुछ ना कुछ इसमें जो है हमारे जो बायलैटरल संबंध है उनमें भी कुछ जो है चेंज होने की संभावना होती ही है। इंडिया फ्रांस डिफेंस टाइज टेक अ बिगर लीप। ठीक है, हमारे और फ्रांस के बीच में जो डिफेंस की टाइज है उनमें जो है काफ़ी चेंजेस आए। हमने कुछ जो है डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप हमने क्या किया है, इंडिया एंड फ्रांस हैव अनाउंस्ड, एक घोषणा की है, डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप की घोषणा की है। और हमने एनर्जी के सेक्टर में, डिजिटल हेल्थ के सेक्टर में, एग्रीकल्चर में और एजुकेशन के क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करने की इच्छा जाहिर की है। और भारत ने जो है, जो फ्रांस है वो भारत को स्पेस में भी सहयोग करेगा। स्पेस जो मिशन हम चलाते हैं उसमें भी जो है फ्रांस से जो है सहयोग मिलेगा इंडिया को। देखिए दोस्तों, ये आए थे यहाँ पे, इनकी 30 घंटों की जो है 30 घंटों का विजिट था इंडिया का, जहाँ पे ये जयपुर भी गए, वहाँ पे शोभा यात्रा में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद इन्होंने रिपब्लिक डे पे जा करके वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और ये जो है अभी तक के ऐसे प्रेसिडेंट है जो कई बारी प्रधानमंत्री मोदी से मिल चुके हैं, 5 से 6 बारी, 2023 से लेकर के अभी तक की डेट में 5 से 6 बारी तक इनका जो है ये इंडिया भी आ चुके हैं 2 से 3 बारी, और जो है प्रधानमंत्री मोदी से भी मिल चुके हैं। और ये अभी तक का सबसे ज़्यादा इनका वो रहा है। देखिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं। इंडिया फ्रांस टाइज आर बिलीव टू हैव बीन strengthened by मिस्टर मैक्रोन एक्सेप्टेंस ऑफ मिस्टर मोदीज रिपब्लिक डे इनविटेशन। यही कहा जा रहा है कि जैसे ही फ्रांस के प्रेसिडेंट ने हमारे रिपब्लिक डे का इनविटेशन एक्सेप्ट किया, तो वहीं से ही हमारे संबंधों के मजबूत होने का एक जो है बेस तैयार हो गया था कि हमारे संबंध और ज़्यादा मजबूत हो ही जाएंगे। क्योंकि ऐसे कोई लोग नकार भी देते हैं कि हम नहीं आएंगे, क्योंकि अगर वो उनको अपना रोष जाहिर करना होता है किसी देश के प्रति, तो वो उसके इनविटेशन को नकार करके ही जो है अपना थोड़ा सा रोष जाहिर करते हैं। और यूएस के प्रेसिडेंट ने, जो बाइडेन ने मना कर दिया था कि हम आ नहीं पाएंगे। और यहाँ पे क्वाड का सम्मेलन होने वाला है, जो मैंने आपको पिछले वाले न्यूज़पेपर के डिस्कशन में बताया था। क्वाड का सम्मेलन जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका, उसमें भी जो है जो बाइडेन ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने बोल दिया है कि हम आ नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन वगैरह और इन सब का जो है बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो हम इस वजह से वहाँ आ नहीं सकते हैं। तो देखिए, दिस वॉज मिस्टर मैक्रोन्स 3rd विजिट टू इंडिया। दिस was Mr. Macron's 3rd visit to India, the 7th time he has met Mr. Modi since January 2023। 2023 से अभी की जनवरी के बीच में जो है 7वीं बार मिले हैं नरेंद्र मोदी से जो है प्रेसिडेंट मैक्रोन। तो इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रांस हमारे लिए, हमारे बीच में संबंध अच्छे होने की पूरी संभावना है। 6th टाइम फ्रेंच प्रेसिडेंट हैज़ बीन इन्वाइटेड टू, ये 6ठी बार है जब हम किसी जो है
फ्रांसीसी प्रेसिडेंट को अपने रिपब्लिक डे परेड में बुलाया हुआ है, 6वीं बार हमने बुलाया हुआ है, कई बारी मतलब हम बुला चुके हैं दोस्तों वहाँ से। द मैक्सिमम नंबर फॉर एनी कंट्री, ये किसी भी कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा है अभी तक का। सबसे ज़्यादा हमने कहाँ के प्रेसिडेंट को बुलाया हुआ है? सबसे ज़्यादा हमने बुलाया हुआ है फ्रांस के प्रेसिडेंट को अपने रिपब्लिक डे के परेड में अभी तक के जो है इंस्टेंस में। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो डिफेंस के टाइज थी, डिफेंस को लेके जो हमारा हेलीकॉप्टर और इन चीज़ों को लेके काफ़ी टाइम से इस पर डिस्कशन चल रहा है, तो वहाँ पे उन चीज़ों के बारे में हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाए। बाकी और सेक्टर्स के बारे में हमारी काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई फ्रांस के गवर्नमेंट के साथ में। तो बाकी आगे देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए, फ्रांस में पहले ओपनली जो गे प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका नाम क्या है, आप लोग बता सकते हैं? ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में एक बार ही रहा था। जो पहले गे प्राइम मिनिस्टर हैं, गे प्राइम मिनिस्टर फ्रांस में, ओपनली गे प्राइम मिनिस्टर, गे पीएम हैं, कौन है ये? गैब्रियल अटल। गैब्रियल अटल हमारे यहाँ दोस्तों, तो ये बात हम सोच भी नहीं सकते हैं कि LGBTQ कम्युनिटी को ही लेकर के लोगों में इतना रोष रहता है। वहाँ पे देख रहे हो आप लोग की गे, ओपनली गे हैं वो, और उनको जो है प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है वहाँ के फ्रांस में। तो आप समझ सकते हो उन लोग की थॉट प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है हम लोगों से। ठीक है, हर किसी को हम डायरेक्टली, कोई नहीं, मैं इस चीज़ पे कुछ नहीं कहना चाहूँगी दोस्तों। चलते हैं हम अपने अगले। ये मैंने बता दिया, ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको गैब्रियल अटल के बारे में बताया। ये किसी वनडे एग्जाम और जो है SSC के एग्जाम, बैंक, PO, इन सब में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं कि अभी जो है ओपनली गे प्राइम मिनिस्टर कौन से राष्ट्र में बने हुए हैं या उनका क्या नाम है। तो वो फ्रांस में बने थे और उनका नाम क्या है? गैब्रियल अटल नाम है उसका। ठीक है, गैब्रियल अटल। ठीक है दोस्तों, कल में मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था रीयूनियन आइलैंड के बारे में। रीयूनियन आइलैंड कहाँ पे पड़ता है हमारा? वो क्या है? वो भी फ्रांस का है। वो आइलैंड फ्रांस का है और वो पड़ता है हमारे जस्ट मेडागास्कर से थोड़ी दूरी पे पड़ता है, और वो है हमारे इंडियन ओशन में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे इंडिया और फ्रांस की मिलिट्री साथ में सैन्याभ्यास वगैरह भी करती हैं। इंडियन मिलिट्री जो है, इंडियन नेवी वहाँ पे रहती भी है। तो ये सारी चीज़ें हो गई फ्रांस के बारे में। तो चलिए चलते हैं हम अगले जो है आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल हमारा क्या है? ये कल्चर मिनिस्टर टैब्ल्यूक्स प्रेज द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। थीम क्या रखी हमारी कल्चर मिनिस्ट्री ने? आपकी जो झांकियां निकली उनकी थीम क्या थी? भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की माता, ऐसा कुछ, सॉरी ऐसा ही है, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी। थीम क्या है हमारी? भारत, इंपॉर्टेंट थीम है दोस्तों, सॉरी, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये थीम है हमारी, ये थीम है हमारे जो है कल्चर मिनिस्ट्री ने दी है। हमारे जो अब की बार की जो झांकियां निकली हुई हैं, झांकियों को लेकर के आपने सुना होगा कि काफ़ी टाइम से इशू चल रहा है राज्यों के बीच में और स्टेट के बीच में। कुछ राज्य कह रहे हैं कि हमारी झांकियों को जगह नहीं दे रही है गवर्नमेंट जानबूझ करके, क्योंकि हम अपोजिट पार्टी के हैं। जैसे कि पंजाब के मान जी ने कहा, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और ममता बनर्जी ने भी इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा अपनी आवाज़ उठाई, और कुछ साउथ के भी कुछ स्टेट ने, एक दो स्टेट ने, जहाँ पे मतलब कि अपोजिट पार्टी के लीडर्स काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने इस चीज़ को उठाया कि जानबूझ करके नहीं देना चाहती, क्योंकि हमें ये रिप्रेजेंट वहाँ पे नहीं करवाना चाहती। अब इसी बात पे हम देखते हैं कि जो हमारा इसमें जो कल्चर मिनिस्ट्री ने टैब्लो निकाला था उसमें चीज़ें क्या क्या थी। उसमें क्या उन्होंने महाजनपदास के बारे में दिखाया था, और उन्होंने एक टैब्लो में ये दिखाया कि जो हमारे क्या नाम है, डॉक्टर BR अम्बेडकर है, जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने जो है पहले जो हमारे राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उनको वो जो हमारे संविधान की किताब है उसको देते हुए वो वहाँ पे दिखाए गए हैं। एक जो है टैब्लू में दिखाया गया है, दूसरे में महाजनपद वगैरह जो हमारे 16 महाजनपद थे उन सबको दिखाया गया है। बुद्ध और जैन इनसे संबंधित जो कुछ जो है डायलॉग्स वगैरह है उनको दिखाया गया है। देखिए दोस्तों, जो स्टेट के जो टैब्लू होते हैं उनको कैसे जो है सेलेक्ट किया जाता है। सेलेक्ट कौन करता है? जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जो झांकियां होती हैं उनको सेलेक्ट करने का काम किसका होता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करती है। ठीक है दोस्तों,
वही इसको सेलेक्ट करती है कि कौन से साल पे, और वही एक थीम देती है सारे राज्यों को कि ये हमारी अब की बार की थीम है। इसी पे जो है आपको झांकियाँ बनानी है, सारे स्टेट और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनको देती है कि आपको इसी पे झांकियाँ बनानी है, इसी थीम पे बनानी है। और एक ये महीने भर पहले ही ये काम स्टार्ट हो जाता है झांकियाँ बनाने का, और वो सारे स्टेट झांकियाँ बना करके सेंटर के पास में, डिफेंस मिनिस्ट्री के पास में भेजते हैं। तो वहाँ पे जो है उनको सेलेक्ट करने का प्रोसेस चलता है कि कौन सी झांकियों को सेलेक्ट किया जाएगा रिपब्लिक डे की परेड के लिए और कौन सी झांकियों को नहीं किया जाएगा। तो इसी बात को लेकर के जो है ये विरोध जताया जा रहा था कि उनकी झांकियों को रिजेक्ट कर दिया गया था, पंजाब वगैरह की झांकियों को। तो वहाँ पे वो लोग इन्हीं इसी बात पे उठाए कि ये जानबूझ करके ऐसा किया गया। तो दोस्तों अब जो है हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री और हमारी गवर्नमेंट ने कह दिया है कि जो झांकियों को सिलेक्ट करने का प्रोसेस है, अब हम इसको जो है 3 साल के बेस पे करेंगे कि 3 साल में ऐसा होना चाहिए कि हर 3 साल में हर राज्य और यूनियन टेरिटरी को एक बारी अपना झांकी वहाँ पे दिखाने का मिल जाना चाहिए, अवसर वहाँ पे मिल जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे झांकियाँ, हमारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उन डिपार्टमेंट्स की भी झांकियाँ चलती है और जो राज्य होते हैं उनकी भी झांकियाँ चलती है। तो ऐसे बहुत ढेर सारी झांकियाँ हो जाती हैं वहाँ पे दिखाने के लिए। तो यहाँ पे कौन करता है झांकियों को सेलेक्ट, कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और एक राज्य जो है एक बार में एक से ज़्यादा झांकियों को वहाँ पे भेज सकते हैं, अलग अलग तरीके की झांकियों को बना के उसी थीम पे, कि वहाँ पे गवर्नमेंट फिर किसी उनमें से किसी एक झांकी को सेलेक्ट कर लेती है और झांकियों को वो जो है रिजेक्ट कर देती है। तो यहाँ पे हमारे लिए ये भी जानना इंपॉर्टेंट फैक्ट है जानने के लिए कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी एक की राज्य कई झांकियाँ भेजते हैं, एक ही झांकी जरूर नहीं सिर्फ एक ही झांकी भेजे, कई झांकियाँ भेज सकते हैं और उसको उनमें से एक वो सेलेक्ट कर लेती है और एक को जो है वो रिजेक्ट कर देती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हमारा कौन सा रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन था, ये 75th था, 75वां रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था हमारा ये। यहाँ पे द टैब्लू हैज अ 3D इलेक्ट्रॉनिक डिपिक्शन विच वाज मेड यूजिंग एन anamorphic display which is crafted with special LEDs for optimal viewing and developed on अनरियल सॉफ्टवेयर। जो हमारा ये संस्कृति मंत्रालय का जो झांकी थी वो जो है 3D बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिपिक्शन था, वो 3 डायमेंशन बेस्ड था वो दोस्तों। और उसमें जो है वो बनाया कैसे गया था, क्या यूज करके? एनामॉर्फिक डिस्प्ले जो एलईडीज लगे हुए थे जिसमें डिस्प्ले विच इज क्राफ्टेड विद स्पेशल एलईडीज फॉर ऑप्टिमल व्यूइंग एंड डेवलप्ड ऑन अनरियल सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, तो इन चीज़ों को वहाँ पे उन्होंने दिखाया था। तो ये हमारा जो है ये हमारी न्यूज़ हो गई झांकियों से संबंधित, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है दोस्तों। इस बारी जो है कितनी झांकियों को सिलेक्ट किया था हमने? 16 झांकियों को, 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की झांकियों को हमने रिपब्लिक डे पे दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हमने 16 राज्यों की झांकियों को इस बारी हमने चूज किया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं हम आगे। ये जो न्यूज़ थी, मेन जो थीम थी वो मैंने आपको बता दी। जो हमारी झांकियाँ होती हैं वो कैसे सेलेक्ट की जाती हैं वो मैंने आपको बता दी। झांकियों को सिलेक्ट करने का प्रोसेस में थोड़ा चेंज आया है तो उसके बारे में मैंने आपको बताया है, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन बनने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी टाइम से ये लगातार न्यूज़ में बना था तो इस वजह से भी इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। और आज भी जो है जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसको लेकर के अभी भी बोला है कि आपने जो है हमारी झांकियों को जानबूझ करके सेलेक्ट नहीं किया रिपब्लिक डे परेड में दिखाने के लिए, क्योंकि उसमें हमारे राज्य में जो हमने कुछ डेवलपमेंट किया है उन चीज़ों को भी हमने प्रदर्शित किया था। तो आपने जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि जिससे कि लोग ये ना देखें कि अदर गवर्नमेंट भी ऐसा कुछ कर रही है। तो इस तरीके का आप जानते हैं कि जो पॉलिटिकल जो है कन्वर्सेशन होता है, डिस्प्यूट होता है, वो ऐसे ही चलता रहता है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि हाँ देखिए, ये जो सारी चीज़ थी कि एक ट्रैक्टर था जिसपे जो है 5000 BC 5000 BC वैदिक पीरियड की चीज़ों को दिखाया गया था, और एक पे कॉन्स्टिट्यूशन की बुक देते हुए राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूशन की बुक दे रहे थे हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और इसका जो है थीम क्या था? भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, अब हम अगले अपने आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल क्या है हमारा? ऐसे छोटे छोटे चीज़ें होती जो हम डिस्कस कर लेते हैं, उस टाइम पे हमें याद नहीं रहता है कि हाँ ये इतना इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। जब इन्हीं छोटी चीज़ों से क्वेश्चन उठा के देता है एग्जाम में तो फिर हमारे लिए वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और हमें लगता है कि क्वेश्चन तो कहाँ से ही पूछ लिया। ठीक है दोस्तों, ये न्यूज़ है रिस्किंग लाइफ फॉर लिविंग। ठीक है, जो हमारी सरकार है वो 10,000 कर्मियों को भेज रही है इजराइल वहाँ पे नौकरी के लिए। आप जानते हैं कि इंडिया में इस टाइम एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम चल ही रही है, आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी चल रही है।
अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, लोगों को रोजगार नहीं प्रोवाइड हो रहा है। आप देखेंगे कि 50% कंट्रीब्यूशन है हमारा सर्विस सेक्टर का हमारी इकोनॉमी में, लेकिन उसके हिसाब से उसमें रोजगार नहीं है। 25 से 30% वो रोजगार देने वाला जो है हमारा सेक्टर हो जाता है, और कंट्रीब्यूट कितना करता है हमारे जीडीपी में, लगभग 50% का। और हमारी जो एग्रीकल्चर है वो कंट्रीब्यूट कितना करती है, लगभग 16 इतने परसेंटेज में कंट्रीब्यूट करती है। और उसमें जॉब कितने लोग लगे, कितने लोग हुए हैं, लगभग 40 से 50% लोग लगे हुए हैं जॉब के चक्कर में, खेतों में लगे हुए हैं। बीच में जो गवर्नमेंट कह रही थी कि हमने जॉब को क्रिएट किया है, तो लोगों ने कहा, आर्टिकल वगैरह भी निकले थे कि उसमें लोग, उनको जब कहीं पे काम नहीं मिल रहा है तो वो भाग करके जो है एग्रीकल्चर में लग जा रहे हैं। कहीं पे बाहर जा रहे हैं लोग, वहाँ पे उनको जॉब नहीं मिल रही है तो भाग करके, तो आपने देखा होगा एक जो है क्या कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी होती है। और जो लोग एग्रीकल्चर में लगे होते हैं, मान लीजिए जितने लोगों की उस एग्रीकल्चर के एक एरिया में ज़रूरत है उतना उत्पादन कर सकते हैं, उतने लोग से ज़्यादा की ज़रूरत, उससे ज़्यादा लोग भी जब लगे रहते हैं तो ये एक तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। तो ये चीज़ों को हम यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे बात क्या हुई है, रिस्किंग लाइफ फॉर अ लिविंग, लोग जीने के लिए अपनी लाइफ को दांव पे लगा रहे हैं, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच में काफ़ी टाइम से 7 अक्टूबर से ही लड़ाइयाँ चल रही हैं। हमास में लगभग फिलिस्तीन में 25,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें बच्चे और औरतें सबसे ज़्यादा हैं। इसको लेकर के अफ्रीका पहुँच गई है आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला कि इसको जो है बंद करना चाहिए इजराइल को, और जो फिलिस्तीन है उनके लिए चीज़ों को प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए, वहाँ पे खाने पीने और सारी चीज़ों को। और इजराइल पे जिनोसाइड, नर हत्या, जनसंहार का केस लगाने के लिए केस लगाया है अफ्रीकन गवर्नमेंट ने जाकर के, कहाँ पे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसी के साथ में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे देती हूँ कि आप जैसा जानते हैं इंटरनेशनल, इसको मैंने आपको हालांकि पढ़ा भी रखा है पहले की क्लासेस में भी, लेकिन यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मतलब क्या है, इस चीज़ से हमें क्या साबित होता है। इस चीज़ से साबित होता है कि जिस राष्ट्र में प्रॉब्लम चल रही होती है उसके अलावा भी कोई राष्ट्र उस चीज़ की समस्या को लेकर के हमारे इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे अभी अफ्रीका गया हुआ है वहाँ पे इस चीज़ को रुकवाने के लिए, तो इसका मतलब है कि जिस राष्ट्र में समस्या चल रही है सिर्फ वही नहीं, उसके अलावा कोई अदर राष्ट्र भी उसके परिप्रेक्ष्य में लेकर के जा सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारे इंडिया में हमारे सुप्रीम कोर्ट में अदर लोगों को कुछ कम्युनिटी को प्रॉब्लम है तो कोई अदर लोग जा सकते हैं जो उसकी प्रॉब्लम को लेकर के उसको वहाँ पे केस दर्ज करवाने के लिए। तो ऐसी चीज़ें कुछ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी हैं। तो यहाँ पे बात क्या है, 10,000 लोग जा रहे हैं, 10,000 में भी मैक्सिमम सभी के सभी जो है वहाँ पे मैनुअल लेबरर का काम करेंगे। जैसे 3,000 की जॉब वहाँ पे पेंटर वगैरह की खाली है, 3,000 की जॉब जैसे बेंडिंग करना, चेयर वगैरह बनाना, लोहे की चीज़ों को बेंड करना, 2,000 की जैसे प्लास्टर करने वालों की जॉब खाली है। इनका क्या हुआ कि इजराइल जब हमास और इजराइल की जब लड़ाई चली तो वहाँ पे 80,000 के लगभग लोग काम करते थे इजराइल में। ठीक है, फिलिस्तीन के 80,000 के लोग काम करते थे इजराइल में। ये लड़ाई होने के बाद वो 80,000 लोग लगभग वहाँ से चले गए, तो वहाँ पे दिक्कत हो गई कर्मकारों की, काम करने वालों की। तो इजराइल के साथ में हमारा बहुत लॉन्ग टर्म से जो है अच्छा रिलेशन रहा है। तो उन्होंने भारतीय गवर्नमेंट से कहा, तो हमारी गवर्नमेंट ने इस बारे में सोचा कि रोजगार की समस्या है हमारे देश में, क्यों ना हम जो है इन लोगों को वहाँ पे भेज देते हैं, इसी बहाने उनको जो है रोजगार भी मिल जाएगा, चीज़ों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और वहाँ पे इन्होंने कहा कि वहाँ लगभग 1,35,000 से 1.5 लाख के आसपास इनको पेमेंट मिलेगी, जो वहाँ पे ये वर्कर्स होंगे पेंटिंग वगैरह का काम करेंगे। 1 से 1.5 लाख की उनको जो है वहाँ पे तनख्वाह मिलेगी। लेकिन जो हमारी क्या कहते हैं जो हमारी लेबर यूनियन है, लेबर यूनियन इस चीज़ पे रोष जता रही है कि गवर्नमेंट इनको जानबूझ के ऐसी सिचुएशन में क्यों ढकेल रही है, इनको मारने के लिए क्यों वहाँ पे भेज रही है, जब ये जानते हैं कि वहाँ पे लगातार पहले से ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हैं, प्रॉब्लम चल रही हैं वहाँ पे। और उन्होंने एक बात ये भी कही कि ये लोग जो जाने वाले लोग हैं इनको तो इंग्लिश वगैरह तो इतनी कुछ आती नहीं है। आप सभी जानते हैं बेचारे गरीब लोग हैं और उनको इतनी चीज़ें मालूम नहीं, उनको बस ये मालूम है कि हाँ वहाँ पे कुछ लड़ाई टाइप की चीज़ें चल रही है। जैसे ये आर्टिकल भी बताता है कि लोगों से पूछा गया वहाँ पे जा करके, तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि हाँ ऐसा सुना है कि वहाँ पे लड़ाई वगैरह चल रही है, लेकिन हमें जो है यहाँ से तो
15-15 गुने ज़्यादा वहाँ पे तनख्वाह मिलेगी तो हम क्यों नहीं जाएंगे। यहाँ पे हमारा जो तनख्वाह है, वेजेस है, वो बहुत ज़्यादा कम मिलती है हमें, तो हमारा इससे खर्चा नहीं चल पाता है, तो हमें जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे। तो इसी के चलते हुए जो यूपी और हरियाणा के लोगों को भेजा जा रहा है, तो ये टेस्ट इनका करवाया जा रहा है। वहाँ पे बुला करके इनको जो है कुछ टेस्ट ले रहे हैं कि आयरन की बेंडिंग वगैरह कैसे की जाती है। उनको कुछ टाइम दिया जाता है कि जिससे इतने टाइम फ्रेम में उनको दे दिया जाएगा। मान लीजिए कि कोई एक लोहा दे दिया गया, उनको कह दिया जाएगा कि आपको इतने टाइम में इस लोहे को बेंड करके एज अ चेयर बना देनी है या कुछ ऐसा कर देना है। तो इनके स्किल को भी देखने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इजराइल है भाई वो, वहाँ पे हम ऐसे लोगों को नहीं भेज देंगे कि वो घंटे भर 4 घंटे 2 दिन लगा दे एक चेयर बनाने के लिए, और हम ऐसे लोगों को वहाँ पे उठा के भेज देंगे तो कहेगा कि नहीं हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। तो उनको पूरा उनके स्किल को भी चेक करके वही लोगों को सेलेक्ट करेंगे जो वहाँ पे जाने लायक लोग रहेंगे। तो यहाँ पे सारे लोग ये लाइन लगा करके खड़े हुए हैं लखनऊ ITI के बाहर में। वहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ही एप्लीकेशन चल रहा था, लेकिन ये लोग जानते हैं कि बेचारे इनको इतना मालूम नहीं है, तो ऑनलाइन वाला काम ये ज़्यादा नहीं करवा पाए। जैसे इनको पता चला कि ऑफलाइन काम ज़्यादा चल रहा है, तो ये दूर दूर से भाग भाग करके वहाँ पे ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन के लिए आने लग गए, और इन्होंने वहाँ पे अपनी जो है टेस्ट वगैरह देना शुरू किया। और अब इनको जो है उम्मीद है कि देखिए कब मिलती है चीज़ें। तो जो हमारी ट्रेड यूनियन है जो इनके लिए काम करती है, वर्करों के लिए, उन्होंने कहा कि जानबूझ के गवर्नमेंट कर रही है। और उन्होंने साथ में कहा कि वहाँ पे जो लिविंग स्टैंडर्ड है इजराइल में, वो वहाँ पे इंडिया का लगभग 3 गुना है, 3 से 4 गुना ज़्यादा खर्च लगेगा उनको वहाँ पे रहने के लिए। तनख्वाह भले इतनी हमें दिख रही है, लेकिन जब वहाँ पे रहने के लिए ये लोग जाएंगे तो इनको जो है 3 से 4 गुना जो है इनको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा रादर देन इंडिया में रह करके, क्योंकि वहाँ पे महंगाई यहाँ से बहुत ज़्यादा है। और इसमें कितने लोग जो है, किस एज ग्रुप के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये 21 से 45 साल के बीच में, 21 से 45 साल के बीच के जो वर्ष के लोग हैं, यही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो इजराइल में जाने के लिए गवर्नमेंट करवा रही है। एक है हमारा एक पोर्टल बना रखा है गवर्नमेंट ने, जिस पोर्टल पे जो ट्रेड यूनियन है वो कह रही है कि इस पोर्टल पे इन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जा रहा है, क्योंकि वो हमारा एक ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ पे 18 कंट्रीज़ में जाने के लिए वीज़ा प्रोवाइड करवाती है हमारी गवर्नमेंट, लेकिन उसमें जो है इजराइल का नाम नहीं है उस पोर्टल में, उन 18 देशों में। तो वो लोग ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट फिर इनके लिए इनकी जान की परवाह नहीं कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट हमारी क्या कह रही, गवर्नमेंट ने कहा कि हमने जो अपना ऑपरेशन अजय चलाया था, हमने जो ऑपरेशन अजय चलाया था जब हमास और इजराइल के बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी, वहाँ से हमारे इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया था हमारी गवर्नमेंट ने। तो उसमें वहाँ पे लगभग 18,000 भारतीय सिटीजन रहते हैं, भारतीय नागरिक रहते हैं इजराइल में, लेकिन आने के लिए सिर्फ 1300 लोग आए। वहाँ से सिर्फ 1300 लोग जो है आने के लिए तैयार हुए भारत में इजराइल से लड़ाई के दौरान में। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि वहाँ पे लोग काफ़ी सेफ हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं ऐसी। अगर ऐसी दिक्कत होती तो वो जो 18 के 18,000 थे, उन सारे लोग जो है आने के लिए तैयार हो जाते, उन सारे लोगों को हमें यहाँ पे लाना पड़ता। तो इस वजह से हम इनको वहाँ पे भेज सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से ज़्यादा दोस्तों ये है दिक्कत कि हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, वो इस चीज़ की मुसीबत है सबसे ज़्यादा, इसलिए लोगों को वहाँ पे जाना पड़ रहा है। ऊपर से जो वेजेस दी जाती हैं हमारे कार्मिकों को, जो हमारे मजदूरों को वेजेस दी जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा कम होती हैं। जितना उनको चाहिए होता है उससे बहुत ज़्यादा कम वेजेस उनको यहाँ पे प्रोवाइड हो पाती हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए जो यूपी, यहाँ पे यूपी और हरियाणा के 2 जगहों के युवा जा रहे हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि लगभग 240 मिलियन, लगभग 24 करोड़, अब तो ज़्यादा ही होगी 2011 के सेंसस के हिसाब से। अब तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई होगी, 30 से तो ऊपर ही क्रॉस कर गई होगी यूपी की पॉपुलेशन। 240 मिलियन लोग जो है यूपी के हैं, और वहाँ पे उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है यूपी की पर कैपिटा इनकम है 70,792। यूपी PCS का एग्ज़ाम आने वाला है दोस्तों, तो ये फैक्ट जो है यूपी PCS के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कितना पर कैपिटा इनकम है, 70,792 पर कैपिटा इनकम है यूपी का, जो कि बिहार से, इसके बाद जो है बिहार के बाद यही आता है यूपी का। बिहार से बहुत थोड़ा सा ही ज़्यादा है, इसके बाद बिहार का ही पर कैपिटा इनकम आता है यूपी के बाद में। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों जो कि मैंने आपको सारी की सारी बता दी। और जो है ये सारा कंडक्ट कौन करवा रहा है, वो हमारे यहाँ की जो क्या है, इंडियन गवर्नमेंट की एजेंसी है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NSDC है हमारी NSDC।
नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है दोस्तों, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। और इजराइल की कौन सी एजेंसी है? इजराइल की एजेंसी है पॉपुलेशन इमिग्रेशन एंड बॉर्डर अथॉरिटी, PIBA। ये इजराइल की एजेंसी है जो हमारे NSDC साथ में ये कोऑर्डिनेट करके ये सारे काम को करवा रहे हैं। क्या नाम है? PIBA का फुल फॉर्म क्या है? पॉपुलेशन इमिग्रेशन एंड बॉर्डर अथॉरिटी। पॉपुलेशन इमिग्रेशन एंड बॉर्डर अथॉरिटी ये दोनों ही मिल करके ये सारे चीज़ों को कंडक्ट करवा रही हैं। वो वहाँ पे अपने यहाँ से सारी चीज़ों को करवा रहे हैं और हमारी NSDC यहाँ इंडिया में सारी चीज़ों को करवा रही है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ये सारा आर्टिकल मैंने आपको डिस्कस कर दिया। ये हमारे एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी के पेपर से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, और इससे जो फैक्ट्स थे वो भी आपके प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए, वो चाहे UPPCS का एग्जाम हो, चाहे UPSC का एग्जाम हो, ये इन फैक्ट्स को हम कहीं ना कहीं पे जाकर के यूज़ कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हम यहाँ से इसके आगे। ये सारी की चीज़, सारे आर्टिकल मैंने आपको बता दिया। ये देखिए, एक और आर्टिकल है हमारे पास जो हमारा रिपब्लिक डे है उसी से संबंधित। प्रेसिडेंट्स हॉर्स ड्रॉन बगी रिटर्न टू ड्यूटी एट RD परेड इवेंट आफ्टर 40 ईयर्स। 40 साल के बाद हमने जो है ये बग्गी का इस्तेमाल किया। ये जो बग्गी आप लोग चित्र में देख रहे हैं इस फोटो में, ये जो बग्गी है इन घोड़ों की, ये जो है इसका 40 साल बाद हमने यूज़ किया है फिर से अपने रिपब्लिक डे की परेड पे। इसको हमने 40 साल पहले हटा दिया था। ये कॉलोनियल एरा की बग्गी है, ब्रिटिशर्स की बग्गी है जो वायसराय यूज़ किया करते थे। इसको 40 साल पहले हटा करके हम लोग जो है, हमारे यहाँ लिमोजिन जो गाड़ी होती है उस पे हमारी प्रेसिडेंट और जिस अदर कंट्री के प्रेसिडेंट को बुलाया जाता है हमारे यहाँ पे, वो बैठ करके RD परेड का जो है RD परेड में जाते थे। तो यहाँ पे ये आप देखेंगे कि इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के बैठे हुए हैं और हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हुई हैं। और ये जो हैं ये सारे लोग, ये एक और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है कि ये जो है स्पेशल फोर्सेज हैं हमारी, किसकी? प्रेसिडेंट की। ये प्रेसिडेंट के जो बॉडीगार्ड होते हैं, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, इनको भी कितने साल हो गए? 250 साल हो गए काम करते हुए इस रेजिमेंट को, ठीक है दोस्तों। ये सबसे पुराना रेजिमेंट है जो प्रेसिडेंट की सुरक्षा में जो काम करता है, और ये काफ़ी ज़्यादा दुनिया का सबसे हाईटेक और अच्छा रेजिमेंट है जो प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड होते हैं हमारे इंडिया के, ठीक है दोस्तों। ये 1973 में इनकी शुरुआत कब की गई थी? 1973 में। इन अंगरक्षक, इनको बोलते हैं इलीट रेजिमेंट एज द अंगरक्षक हैव दिस रिपब्लिक डे इज अ स्पेशल फॉर दिस इलीट रेजिमेंट एज द अंगरक्षक हैव कंप्लीटेड 250 ईयर्स ऑफ सर्विस सिंस देयर रेजिंग इन 1773। 1773 में इनको एज अ वायसराय के गार्ड के रूप में, उनके अंगरक्षक के रूप में लगाया गया था। बाद में धीरे धीरे करते हुए अब ये जो है अभी भी चल रहे हैं, और ये अब हमारे प्रेसिडेंट के गार्ड के रूप में काम करते हैं, जो कि इनको बहुत ज़्यादा सबसे पुरानी ये रेजिमेंट हो गई है हमारे यहाँ की, ठीक है दोस्तों। ये बग्गी है। जब हमारा और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उस टाइम पे जो ये अंगरक्षक होते थे, तो इनमें से जो मुस्लिम्स थे और अदर जो अंगरक्षक थे वो उनको बांट करके कुछ को भेज दिया गया पाकिस्तान में, जो कुछ थे वो हमारे यहाँ रह गए। इसमें लगभग सिख, राजपूत, जो सिख होते हैं पंजाब के और राजपूत वगैरह होते हैं वही इसमें शामिल होते हैं, और इनकी हाइट लगभग जो 6 फीट से ऊपर के होते हैं उन्हीं को इसमें सेलेक्ट किया जाता है दोस्तों। 6 फीट से ज़्यादा की हाइट वाले लोगों को इनमें सेलेक्ट किया जाता है। ये देखिए, द रेजिमेंट मेंटेन्स स्ट्रिंजेंट फिजिकल स्टैंडर्ड्स इनके काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, इंश्योरिंग दैट ओनली द फिटेस्ट मैन अबव 6 फीट आर एनरोल्ड। जो 6 फीट से ज़्यादा होते हैं उन्हीं लोगों को इसमें ये लेते हैं, जो हमारी रेजिमेंट होती है, जो हमारे प्रेसिडेंट के अंगरक्षक होते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें थी। जब मैंने आपको बताया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हो रहा था, तो ये बग्गी के बंटवारे की भी बारी आई। इस बग्गी को भी लेकर के हमारे यहाँ पे विवाद हुआ कि ये बग्गी इंडिया में रहेगी कि ये बग्गी पाकिस्तान में जाएगी। तो उस टाइम पे जो हमारे यहाँ के ऑफिशियल थे, अधिकारी थे पाकिस्तान के और इंडिया के मिलके, उन्होंने सोचा कि अब इसका बंटवारा तो हम कैसे ही कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, कॉइन को टॉस किया, सिक्के को उछाल करके उन्होंने इस चीज़ को डिसाइड किया था कि ये बग्गी इंडिया में रहेगी कि ये बग्गी पाकिस्तान में जाएगी। तो जब सिक्के को उछाला गया तो ये बग्गी जो है इंडिया को प्राप्त हुई थी उस टाइम पे, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। चलते हैं हम अपने अब अगले आर्टिकल की तरफ।
ये हमारे जो स्पेशल गार्ड्स होते हैं प्रेसिडेंट के, काफ़ी ज़्यादा पुरानी रेजिमेंट है इनकी। चलिए दोस्तों अगले चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। देखिए अगली न्यूज़ क्या है हमारी, अगली न्यूज़ यही है, चंद्रयान हेल्प्ड मून लैंडर मेक पिन पॉइंट लैंडिंग सेज जापान। जो जापान का जाक्सा है, जाक्सा का फुल फॉर्म क्या है, जापान की जो स्पेस एजेंसी है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा, इसने जो है स्लिम, इनके मून मिशन का नाम क्या है, स्लिम को इन्होंने भेजा था। स्लिम का फुल फॉर्म क्या है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। स्लिम को इन्होंने जो है भेजा था और ये दुनिया की 5वीं कंट्री बन गई है जापान जो मून मिशन भेजने वाली है मून पे। हमने चंद्रयान भी भेज दिया है यहाँ पे। इन्होंने बाद में जाकर के 19 तारीख को वहाँ पे लैंड किया था। इनके जो मून मिशन था, ये जो स्लिम था, इसमें कुछ खराबी आ गई थी जिसको लैंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो जो हमारे चंद्रयान 2 था, चंद्रयान 2 ने जो फोटोज भेजी थी, उन फोटोज के आधार पे इनके इस मून मिशन को वहाँ पे लैंड करवाया गया। ये बाद में जा करके जाक्सा ने कहा कि हमें चंद्रयान 2 की जो फोटोज थी उनसे हमें काफ़ी मदद मिली अपने इस मिशन को लैंड करवाने के लिए। तो यहाँ पे ये न्यूज़ थी, ये 19 जनवरी को ही वहाँ पे पहुँच चुकी थी, लेकिन वहाँ पे उन्होंने पूरी तरीके से क्लैरिफाई नहीं किया था कि ये इंडिया का इसमें क्या हाथ था क्या नहीं था। तो यहाँ पे ये चीज़ें थी। और ऊपर से एज द स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्लिम टच्ड डाउन नियर शियोली क्रेटर। कहाँ पे, मून पे शियोली क्रेटर है, वहाँ पे जो है, वहाँ पे ये लैंड करवाया इन्होंने अपने स्लिम को। जापान बिकेम द 5th कंट्री टू सॉफ्ट लैंड। कैसा लैंड करवाया इन्होंने, सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है। एक होती है हार्ड लैंडिंग, दूसरी होती है सॉफ्ट लैंडिंग। ठीक है दोस्तों, तो सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला ये भी 5th कंट्री बन चुका है। अ रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट ऑन द मून मंथ्स आफ्टर इंडिया चंद्रयान 3 सक्सीडेड इन अगस्त 23। हमारा चंद्रयान 3 अगस्त में जा चुका था, उसके बाद में इन्होंने ये अपना मून मिशन को लैंड करवाया है। चलिए दोस्तों, और इनका ये मून मिशन जो है काफ़ी ज़्यादा हल्का है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को इन्होंने डाल के नहीं भेजा है, तो जिससे इनके फ्यूल वगैरह को ये सेव कर सके। इन सब चीज़ों की वजह से इन्होंने बहुत इसको अभी हल्का बनाया था, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है, तो ये भी धीरे धीरे करके चीज़ों को बढ़ाएंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब अपने अगले आर्टिकल की तरफ। ये हमारा लास्ट आर्टिकल होगा जहाँ तक है। बात क्या है, अलबामा यूजेस नाइट्रोजन गैस टू एग्जीक्यूट कन्विक्ट पुटिंग यूएस एट फोरफ्रंट ऑफ डेथ पेनल्टी डिबेट। ठीक है, जो कैपिटल पनिशमेंट होती है, कैपिटल पनिशमेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, जो मृत्युदंड, कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं हम उसको, कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट। इससे हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कैपिटल नाम लगा हुआ है तो क्या होगा। तो इसका मतलब जो मृत्युदंड होती है वो उसको हम कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट। अमेरिका के अलबामा जो राज्य है, वहाँ पे आप जानते होंगे कि जो अमेरिका कंट्री है, वहाँ पे जो राज्य होते हैं और जो सेंटर होता है, सबके अलग अलग संविधान होते हैं और सबके अलग अलग कोर्ट्स होते हैं। वहाँ पे जो राज्य होते हैं वो अपने संविधान के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जो सेंटर होती है वो अपने संविधान के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इंडिया में जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे अलग अलग राज्यों का अलग अलग प्रॉपर संघ बना रखा है उन्होंने। तो बात क्या हुई, वहाँ का जो अलबामा जो राज्य है, वहाँ पे एक व्यक्ति ने पैसे लेकर के $1000 लेकर के किसी महिला को जो है मार दिया था। उस महिला को मारने की वजह से 1982 या 88 के आसपास उसने जो है उस महिला को मार दिया था। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम से उसका ट्रायल चल रहा था और अब जाकर के उसको मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई। और मृत्युदंड भी पहली बार उसको कैसा दिया गया, ये पहला इंस्टेंस है जिसमें उन्होंने नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया है, जिसपे उसके चेहरे पे मास्क लगा दिया गया और मास्क के जरिए जो है एक पाइप लगा के उसको नाइट्रोजन गैस जो है दिया गया। बाद में इन्होंने कहा कि इस नाइट्रोजन गैस से सेकंड्स के अंदर में 5 सेकंड्स के अंदर में ही इंसान बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, जिससे उसको बाद में पता नहीं चलता है कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये सबसे ज़्यादा कम पेनफुल डेथ है। लेकिन जो अपोज करने वाले हैं, जो अदर पार्टी के लॉयर्स थे, वो कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, इसमें लगभग मिनटों लग जाते हैं, इंसान की बॉडी तड़फड़ाती है, उसके बाद में जाकर के उसकी डेथ होती है। और ये इन्होंने एक तरीके से एक्सपेरिमेंट किया है पहली बारी एक क्लाइंट पे कि नाइट्रोजन गैस से कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है किसी को।
आप जानते हैं अमेरिका दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है और इस चीज़ का झंडा लेकर के हमेशा खड़ी रहती है, घूमती रहती है कि डेथ पेनल्टी नहीं दी जानी चाहिए लोगों को जो है सुधार के लिए सज़ा दी जाती है, ना कि उनको मौत के लिए जो है उनको सज़ा दी जाती है। हमारा जो कानून सिस्टम है, लॉ सिस्टम है, ये जो है लोगों में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए बनाया गया है, ना कि लोगों को डायरेक्टली मार देना चाहिए। लेकिन फिर भी ये लोग खुद ही वैसा काम कर रहे हैं और बाद में बोलते हैं कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले भी यहाँ पे दिया गया है डेथ पेनल्टी, और भी दी गई है, लेकिन ये पहला इंस्टेंस है, पहला उदाहरण है जहाँ पे इन्होंने नाइट्रोजन गैस का यूज़ करके जो है डेथ पेनल्टी किसी को सजा सुनाई है। तो ये आर्टिकल था जो थोड़ा सा नाइट्रोजन गैस से इंपॉर्टेंट था, तो मैंने आपको ये बता दिया कि पहली बार ऐसा हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा न्यूज़ हो जाती है। कहाँ पे? यूएस के अल्बामा जो है राज्य में हुआ ये सारी चीज़ें। आप यहाँ पे फ़ोटो भी देख सकते हैं, यहाँ पे फ़ोटो लगा रखी है, हालांकि वो अलग फ़ोटो होगी। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों, आज के जो हमारा आर्टिकल था वहाँ पे हमने सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर दी हैं। चलिए इसी बात पे हमने जो सारी की सारी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और न्यूज़ थी वो मैंने आपको पूरे विस्तार के साथ में यहाँ पे समझा दिया है। और हमारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोर्ड पे फाउंडेशन बैच चल रहा है, दोनों ही भाषाओं में चल रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही चल रहा है, जहाँ पे हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक की एनसीईआरटी को कवर करवाते हैं। 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी को हम वहाँ पे कवर करवाते हैं। तो आप जा करके अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी या यूपीपीसीएस की, अदर स्टेट एग्जाम्स की, तो आप अपने फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं दोस्तों। और हमारी जो है आरओ टेस्ट सीरीज चल रही है, जहाँ पे आपको 60 टेस्ट मिल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मात्र कितने में, 75 रुपये में मिल जाएंगे, जो कि दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश में, और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड में ये अवेलेबल है। आरओ का एग्ज़ाम जैसा आप सभी जानते हैं बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, तो आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए इस टेस्ट सीरीज़ पर भरोसा कर सकते हैं और इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और ये आपकी तैयारी को बहुत मजबूत बनाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको 30 ही टेस्ट चाहिए तो आपको वो मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ कितने में, 51 रुपये में आपको 30 टेस्ट मिल जाएगा दोस्तों। और ये भी हिंदी इंग्लिश के वही सेम ही टेस्ट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मौजूद है। और जाइए जल्दी से जल्दी हमारे इस टेस्ट को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए दोस्तों। इसी के साथ में हमारा ये आज का जो सेशन था वो यहीं पे समाप्त होता है। मैंने आपको देश दुनिया से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, जितने भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकती थी, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर दी हैं। देखिए दोस्तों, जो भी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं आप उसको कंटिन्यूअसली देखते और फॉलो करते चलेंगे। देखते हुए तो हमें इतना नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, उन्हीं में से ही जब वो एग्जाम में पॉइंट्स के तौर पे बना के हमें दे देते हैं तो हमें वहाँ पे कन्फ्यूज़न होने लग जाता है। तो इसी बात पे मैं आपसे विदा लेती हूँ। बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट क्लास में भी हम जो भी चीज़ें आएंगी उनको डिस्कस करते रहेंगे। खाते पीते मस्त रहिए दोस्तों, अपनी एनर्जी बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।